10 मई 2025 वो दिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट से पूरे देश को चौंका दिया। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर की घोषणा कर दी, वो भी तब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में घमासान छिड़ा हुआ था। आज तक इस बात का क्रेडिट लेते ट्रंप थकते नहीं हैं कि वही इंटरनेशनल पोपो हैं और वॉर उन्हीं ने रुकवाई थी। ऑपरेशन सिंदूर में जब हमने पाकिस्तान के टेरर हेडक्वार्टर्स को हिट किया, तब उसके बाद शुरुआती दिनों में पाकिस्तान हमारे फाइटर्स पर हावी होने में सक्सेसफुल रहा। उसके बाद हमने अपनी स्ट्रेटजी बदली, ब्रह्मोस से एक के बाद एक पाकिस्तान के अंदर सक्सेसफुल स्ट्राइक्स किए, पाकिस्तान के एयरफील्ड्स को हमने तबाह किया। आई थिंक व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट नॉट द जेट बीइंग डाउन, बट व्हाई दे वर बीइंग डाउन. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? Absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने उस समय ये तो हमें एग्जैक्टली नहीं बताया था कि वो लर्निंग्स क्या थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के समय मिलिट्री एक्सपर्ट से बात करने के बाद हमने आपको भी बताया था कि कैसे चाइना पाकिस्तान को वेपनरी ही नहीं बल्कि रियल टाइम असिस्टेंस, सैटेलाइट ट्रैकिंग डेटा भी दे रहा था, जिससे वो हमारी हर गतिविधि पर नजर रख पा रहा था, हमारे फाइटर्स को ट्रैक कर पा रहा था। लेकिन सिर्फ एम्यूनिशन और एयरक्राफ्ट सपोर्ट नहीं है, चाइना ने पाकिस्तान को पीछे से काफी सपोर्ट दिया है। इंडिया पाकिस्तान से लड़ाई नहीं कर रहा था, चाइना से लड़ाई कर रहा था। और देशभक्त हम बार बार ये बात बोलते आए हैं कि चाइना हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान को अब फ्रंट बनाकर, पाकिस्तान को गिनी पिग बनाकर अपने चीजों का एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है। हालांकि जब हमें चाइना के इस रोल के बारे में पता चला, तब हमने अपनी स्ट्रेटजी बदली और पाकिस्तान के नूर खान बेस तक हम पहुंच गए, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। The hard facts and the ground reality is that we struck 11 of their airfields. The ground reality is that we destroyed 13 of their aircraft, either on ground or in the air. सीज फायर के एक महीने बाद डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने इस बात को कंफर्म किया कि कैसे चाइना पाकिस्तान को रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा था। Importance of C4ISR and civil military fusion. There is a lot to be done as far as this domain is concerned. When the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. So he was getting live inputs as far as from China. अब एक साल बाद चाइना ने फाइनली जाकर यह बात मानी है कि वो भारत के खिलाफ कैसे पाकिस्तान की मदद कर रहा था। वही चाइना जो भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, वही चाइना जिसके लिए हम एफडीआई के सारे रास्ते खोल रहे हैं, वही चाइना जो गालवान में घुस तो जाता है लेकिन हम चू तक नहीं कर पाते हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लेकिन चाइना के मदद के बावजूद भारत ने पाकिस्तान को यह दिखा दिया था कि कैसे ब्रह्मोस का इस्तेमाल करके हमने चाइनीज HQ-9 डिफेंस शील्ड को आसानी से भेद दिया। लेकिन सिंदूर भारत के लिए भी एक आई ओपनर था। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमें पता चला कि हमारी फोर्सेस दुश्मन से तो सामना अच्छे से कर सकती है, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ रील्स और नैरेटिव जुमलों तक ही सीमित है। सच में जब जरूरत आन पड़ी, उस घड़ी पर दुनिया का एक देश भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। कड़ी निंदा तो पहलगाम अटैक के बारे में सबने की, लेकिन पाकिस्तान का नाम किसी एक देश ने नहीं लिया। उल्टा जिस पाकिस्तान को हम इतने सालों से दुनिया में आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे थे, उसके साथ 2 या 3 देश जाकर ओपनली खड़े हमें दिखे। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान ने भी काफी सबक सीखी, इसीलिए वो चाइना के अब और करीब आ चुका है। सैटेलाइट लॉन्चेस हो या फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट हो, हर जगह कोऑपरेशन और गहरी हो रही है। मोदी सरकार ने यह सब जानते हुए भी चाइना के साथ टाइज डाउनग्रेड नहीं किए हैं, क्योंकि खरबों डॉलर्स के चाइनीज इंपोर्ट्स पर भारत देश भी अब निर्भर बन चुका है। उसके ऊपर ट्रंप के तेवर और धमकियां, इसीलिए लोहे के चने चबाकर प्रधानमंत्री मोदी को चाइना जाकर शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है। तो सवाल यह उठता है कि एक साल बाद ऑपरेशन सिंदूर जीता किसने? आज एडवांटेज किसके पास है? और क्या सिंदूर से जो हमें सीख मिली थी, क्या हम उस पर अमल कर रहे हैं
या फिजूल में वक्त जाया कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों तरफ से एक दूसरे के फाइटर जेट्स गिराने के दावे चलते आए हैं। कितने जेट्स किसने गिराए इस पर आज तक सहमति नहीं बन पाई। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत के इंटरमीडिएट रेंज प्रिसिशन मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स काफी चर्चा में रहे। पाकिस्तान को भी सबसे ज्यादा क्षति ब्रह्मोस जैसे मिसाइल्स नहीं पहुंचाई, जिसे पाकिस्तान की एयर डिफेंसेस भी ना रोक पाई। अब कराची की कंटोनमेंट एरिया डिफेंस एरियाज को ले लो या फिर आप नूर खान एयरबेस तक को ले लो, ब्रह्मोस हर जगह पहुंच पा रही थी। इसीलिए लगता है कि पाकिस्तान ने कोर्स करेक्शन करना शुरू कर दिया है। इत्तेफाक की बात रही हो सकती है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले एनिवर्सरी पर पाकिस्तान ने नया मिसाइल लॉन्च कर दिया। नाम है फतह 3। यह पाकिस्तान का ब्रांड न्यू सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मार्क 3 टू मार्क 4 की क्लेम्ड स्पीड है, 300 टू 450 किलोमीटर की रेंज है, 400 किलो तक का पेलोड कैपेसिटी है और सी स्किमिंग फ्लाइट प्रोफाइल है, मतलब जमीन या पानी के सतह से बिल्कुल पास से यह उड़ने की क्षमता रख सकता है। इतने नीचे से जब वो उड़ता है तो एयर डिफेंस रेडार के नाक के नीचे से यह निकल जाता है, इसे पकड़ा नहीं जा सकता है। फतह 3 को पाकिस्तान का ब्रह्मोस भी कहा जा रहा है, लेकिन दरअसल में यह चाइना का HD-1 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पाकिस्तानी वर्जन है और मिसाइल्स तो पाकिस्तान को मिल रहे चाइनीज सपोर्ट का बस एक हिस्सा है। कुछ ही दिन पहले 30 अप्रैल को चाइना के सैनिया नेवल पोर्ट पर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में पाकिस्तान नेवी का पहला हैंगोर क्लास सबमरीन PNS हैंगोर ऑफिशियली कमीशन होता है। यह सबमरीन चाइना का युआन क्लास डिजाइन पर बेस्ड है। रिपोर्ट्स की माने तो यह सबमरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के साथ आता है, जो इसे स्टैंडर्ड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के कंपैरिजन में ज्यादा देर तक पानी के नीचे रहने में मदद करता है। वैसे तो यह पूरा प्रोग्राम 8 सबमरीन्स का है, जिनमें से 4 चाइना में बनेंगे, बाकी 4 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद पाकिस्तान में बनेंगे। मिसाइल्स और सबमरीन्स के अलावा चाइना और पाकिस्तान में एडवांस्ड 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को लेकर भी डील साइन हो चुकी है। इसी साल के अंत तक पाकिस्तान को J-35 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट्स की डिलीवरी भी मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो यह पाकिस्तान को भारत के ऊपर एक क्लियर एज दे देगा, क्योंकि हमारे पास अभी तक एट बेस्ट 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट भी है और अब 5th जनरेशन जेट के साथ पाकिस्तान भारत के लिए और भी बड़ी सिरदर्दी बन जाएगा। और जो रफाल हमारे पास है भी, उसका सोर्स कोड फ्रांस हमें देने से मना कर रहा है। नतीजा कि हम अपने इंडिजिनस सिस्टम्स को इसके साथ इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं। मिसाइल, सबमरीन और फाइटर जेट्स के अलावा चाइना पाकिस्तान को अब स्पाई सैटेलाइट कवरेज भी दे रहा है। आज के डेट में चाइना ने पाकिस्तान के लिए कम से कम 5 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। कहने को तो ये कमर्शियल ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट्स हैं, लेकिन काम इनका है इंडिया पर नजर रखना। इनमें से लेटेस्ट है PRSC EO3 सैटेलाइट, पिछले महीने ही लॉन्च हुआ था। यह कहने को तो एक ऑप्टिकल इमेजिंग सैटेलाइट है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका जो नॉर्मल ऑप्टिकल सैटेलाइट्स की तरह 100 डिग्री का इंक्लिनेशन होता है, इसका 38 डिग्री इंक्लिनेशन है। इसके ऑर्बिटल पैटर्न को देखकर यह समझ में आता है कि इसका मकसद भारत पर नजर रखना है, खास तौर पर कश्मीर, पंजाब, राजस्थान के बॉर्डर रीजन्स पर नजर रखना है। पिछले साल जुलाई में लॉन्च हुआ था PRSC S1। कहने को तो सिविलियन एसेट यह भी है, लेकिन इसे भी SAR सिस्टम्स के साथ 41 डिग्रीज के एंगल पर ऑर्बिट पर रखा गया है, ताकि यह बादलों के आर पार देख सके, रात के अंधेरे में भी निगरानी रख सके। इन दोनों सैटेलाइट्स के साथ पाकिस्तान का PRSC HS1 हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट है। इसका काम होता है कैमोफ्लाज डिटेक्ट करना, माने जंगल में छुपे मिसाइल लॉन्चर पैड्स को भी यह आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। एनालिस्ट का मानना है कि ये तीनों सैटेलाइट्स कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी मिलकर ये एक मल्टी मोडल ISR कॉन्स्टलेशन बना सकते हैं, यानी स्पेस बेस्ड इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस सिस्टम, जिससे पाकिस्तान हम पर 24/7 नजर रख सकता है। इन सैटेलाइट्स के लॉन्च और एक्टिविटी को अब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस बहुत क्लोजली ट्रैक और मॉनिटर कर रहे हैं। We've noticed with professional interest the launch of 4 satellites by Pakistan, but we also realize that we need to make our satellite space more dynamic in terms of our capabilities. We need slots and we need
more and more satellites to control multi-domain operations. मतलब हमारी फोर्सेस मानती है कि भले ही इसरो अपने तरफ से काम कर रही हो, लेकिन हमें जो जरूरतें हैं वो हायर रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स की हैं और भी ज्यादा सैटेलाइट्स की जरूरतें हैं। हमारे पास सैटेलाइट्स को मार गिराने के लिए एंटी सैटेलाइट सिस्टम जरूर हैं, ऐसे रॉकेट जरूर हैं, लेकिन दुश्मन पर नजर रखने के लिए हमारे पास और भी ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्चेस की जरूरत है, स्लॉट्स की जरूरत है और नंबर ऑफ सैटेलाइट्स की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इंडिया को एनिमी पोजीशंस मॉनिटर करने के लिए कार्टोसैट सैटेलाइट्स जैसे पुराने सैटेलाइट्स और फॉरेन कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी पर डिपेंड करना पड़ा था। अब कार्टोसैट सैटेलाइट्स 2005 के जमाने की हैं, जो कि आज भी यूजफुल तो हैं, लेकिन रिपोर्ट्स मंगवाने में, इमेजरी प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। वॉर टाइम सिचुएशन में यह एक प्रॉब्लम बन सकती है। इसीलिए ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड एक्ट या उड़ा लूप पूरा करने के लिए भारत को 52 सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन लॉन्च करना पड़ेगा जल्द से जल्द, जिससे हमारा स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस स्ट्रांग हो पाए। लेकिन यह प्रोग्राम 2029 तक ही ऑपरेशनल हो पाएगा। यह अपग्रेड अगर भारत ने कर भी दिया, टाइम से कर दिया, फास्ट ट्रैक करके कर दिया, तो गेम चेंजर तो साबित होगा, लेकिन तब भी हम चाइना से, अपने मेन एडवर्सरी से बहुत पीछे रहेंगे। 2013 में सोचिए, चाइना के पास सिर्फ 100 सैटेलाइट्स थे। फिलहाल उनके पास करीबन 2000 सैटेलाइट्स हैं, 500 से ज्यादा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं और 350 से ज्यादा एक्सक्लूसिवली इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के लिए सैटेलाइट्स हैं। आप सोचिए चाइना हमारे बारे में, हमारे मिलिट्री मूवमेंट्स के बारे में कितनी बारीकी से इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। इसके कंपैरिजन में भारत का अगर आप नेविक कॉन्स्टलेशन देखें, जो कि हमारा इंडिपेंडेंट जीपीएस सिस्टम था, आज उसके सिर्फ 3 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स बचे हुए हैं और इस सिस्टम को काम करने के लिए इफेक्टिवली 4 सैटेलाइट्स चाहिए होते हैं। इसका मतलब है भारत का अपना ही जीपीएस सिस्टम आज प्रैक्टिकली डिफंक्ट हो चुका है। तो स्पेस रेस में अभी हमें बहुत ज्यादा काम करना है अगर चाइना और पाकिस्तान के जॉइंट थ्रेट को काउंटर करना है। स्पेस रेस और स्पाई सैटेलाइट्स में भारत थोड़ा सा आज पीछे जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। बीते 1 साल में ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेकर हमने भी अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाने में काफी ठोस कदम लिए हैं। इसका सबसे लेटेस्ट एडिशन मिला आपको अग्नि सीरीज का लेटेस्ट मिसाइल लॉन्च। 8 मई को ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से इंडिया ने अग्नि मिसाइल का MIRV वर्जन टेस्ट किया। MIRV का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल्स, यानी एक मिसाइल अलग अलग टारगेट्स पर अलग अलग वॉरहेड्स बरसा सकता है एक ही लॉन्च के साथ। इसे पाकिस्तान के न्यूक्लियर अम्ब्रेला स्ट्रेटजी के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। अग्नि मिसाइल तो भारत की न्यूक्लियर डेटरेंस का बैकबोन माना जाता है। यह सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल शॉर्ट, इंटरमीडिएट और इंटरकॉन्टिनेंटल रेंजेस के लिए तैयार किया गया है। इसमें IMRV जुड़ जाने से इंडिया की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट फेल प्रूफ बन जाती है। MIRV का खूब इस्तेमाल ईरान ने रिसेंटली किया अमेरिका की बेसिस को अटैक करने के लिए। माने महंगे एडवांस्ड अमेरिकन डिफेंस सिस्टम को भी यह मल्टीपल वॉरहेड सिस्टम आसानी से डिफीट कर सकता है। अग्नि के अलावा हाल ही में DRDO ने TARA भी डेवलप किया है, तारा, यानी टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम। यह एक ग्लाइड वेपन किट है जो कि एक आम अनगाइडेड मिसाइल को भी प्रिसिशन गाइडेड वेपन में कन्वर्ट कर देता है। यानी एक सस्ता इंडिजिनस अपग्रेड है जो एग्जिस्टिंग आर्सेनल को और भी ज्यादा डेडली बना देता है। इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के सुपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में काफी काम आया था, उसका 4th स्क्वाड्रन भी इसी साल डिलीवर हो जाएगा। रशिया से आने वाला यह सिस्टम पिछले साल काफी चर्चा में रहा। इतना ही नहीं, हमारे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 5 और S-400 स्क्वाड्रन्स भी अप्रूव कर दिए हैं। एक S-400 बैटरी एक साथ 36 टारगेट्स इंगेज कर सकता है और वो भी 400 किलोमीटर दूर तक। यूक्रेन, गाजा और अब ईरान वॉर में भी हमने देखा कि कैसे यह एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम साबित हो सकता है। लेकिन चूक तो हुई है हमसे। यूपीए काल से ही एयरफोर्स को मॉडर्नाइजेशन करने की बात हुई थी। आज भी फाइटर्स के लिए हम दर-दर भटक रहे हैं। पाकिस्तान के पास अब 5th जनरेशन फाइटर होने वाले हैं, हमारे पास अभी बस जुमले ही हैं। ड्रोन्स की अगर हम बात करें तो $3 बिलियन देकर 30 रीपर्स मंगवाए तो गए हैं अमेरिका से, लेकिन इनकी क्षमता पर भी कई सवाल उठ चुके हैं और स्पाई सैटेलाइट्स के बारे में हमने अभी आपको बताया। तो फिर सिंदूर के 1 साल बाद यह जंग जीत कौन रहा है? आर्म्स रेस में आगे कौन है, इंडिया या पाकिस्तान?
या कोई और? अगर यूएस ईरान वॉर से हमने कुछ सीखा तो यह है कि सिर्फ असला इकट्ठा करने से जंग जीती नहीं जाती है। आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, सबसे पावरफुल मिलिट्री ईरान के सामने दिन रात आग बबूला हो रहा है, उसे 56 बार वार्निंग दे रहा है, लेकिन ईरान टस से मस नहीं हो रहा है। घायल है लेकिन सरेंडर नहीं कर रहा है। इसीलिए पॉलिटिकल विल और विजडम और टैक्टिकल थिंकिंग की भी जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर हमारी सेना ने एक और बात साफ कर दी है कि भारत के खिलाफ जो भी दुश्मन सामने आएगा उसका डट के मुकाबला किया जाएगा, चाहे वो जो भी हो। Whether we are fighting against 3 adversaries on the same border, be it Turkey or China or Pakistan, look, you play against the team that turns up on the park. मतलब हमारी सेना ने तो एक बात साफ कर दी है कि भैया मैदान पर जो भी हमारे सामने आएगा, चिंटू आए या चाइना आए, सबक सबको सिखाया जाएगा। आर्मी को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मोदी सरकार का ऐसा सोचना नहीं है। आपने कभी प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से चाइना के बारे में अपशब्द सुने हैं? 12 सालों में कभी भी कुछ सुना है? चाहे जितनी बार चाइना हमारा अपमान कर दे, हमने कभी कुछ बोला है? न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है। अरे थांबा एडिटर यार, नया लैपटॉप मिला है तो इसका मतलब तुम हर बार वही बाइट लगा दोगे? जेल में नहीं मिलेगा लैपटॉप, याद रखना। वैसे एडिटर की बात गलत नहीं है। देश के फॉरेन मिनिस्टर को देखिए, पूरी दुनिया को लेजर आइज दिखाते रहते हैं, लेकिन बात जब चाइना की आती है तो कहते हैं अरे मैं चाइना से लोहा कैसे ले सकता हूं, इतनी बड़ी इकोनॉमी है। शायद इसीलिए आज चाइना एडमिट कर रहा है कि उसने पाकिस्तान की मदद किस तरीके से की, किस तरीके से एक्टिव रोल प्ले किया। सिर्फ वेपन्स नहीं बेचे, एक्टिव रोल प्ले किया उस जंग के दौरान, क्योंकि चाइना को मालूम है कि हम क्या कर लेंगे। वैसे में भी आप देखिए, इसे एक एक्ट ऑफ वॉर माना जा सकता है जिस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान की मदद की ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन वॉर तो छोड़ो, एक्ट ऑफ वॉर तो छोड़ो, आज भी इस एडमिशन के बाद हमारी सरकार ने चाइना के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोला है। जबकि हमारी फौज ने साफ कर दिया है कि इंडिया कॉन्फ्लिक्ट को चाइना इस्तेमाल कर रही है। जी हां, पाकिस्तान से अपने वेपन्स की टेस्टिंग करवाती है चाइना और फिर इंटरनेशनल मार्केट पर अपने वेपन्स बेचती है वॉर टेस्टेड बोलकर। तो सिंदूर से सबसे ज्यादा मुनाफा और फायदा जानते हो किसको हुआ है? चाइनीज डिफेंस कंपनीज को हुआ है, जिनके प्रोडक्ट्स अब ग्लोबली इन डिमांड हो गए हैं। ये सब देखते हुए, ये सब जानते हुए हम चाइना को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। उल्टा इस साल तो हमने एक बार फिर से अपना लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना लिया है चाइना को। इस साल भारत में आने वाले चाइनीज इंपोर्ट्स $130 बिलियन के आंकड़े को भी क्रॉस कर चुकी है। कंपैरिजन के लिए 2021 में गालवान क्लैशेस के बाद यह आंकड़ा $65 बिलियन का था। यानी बीते 5 सालों में हमने चाइनीज इंपोर्ट्स को डबल से भी ज्यादा कर लिया है। ट्रेड डेफिसिट $112 बिलियन, यानी सिंपल भाषा में बोले, हम चाइना को बेच कुछ नहीं रहे हैं, बस उनसे सामान खरीदे जा रहे हैं। एक तरफ ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ मोदी जी खुद चाइना जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा के रूल सिंप्लीफाई कर दिए हैं। 5 साल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा भी फिर से शुरू कर दी गई है। इंडिया चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स भी शुरू हो चुकी हैं। चाइनीज कंपनीज के लिए भारत में निवेश करना और भी आसान बना दिया गया है। रेड कारपेट रोल हो रहा है। आलम यह है कि एक दुश्मन पाकिस्तान को लेकर पिक्चर पर पिक्चर बन रही है, धुरंधर रिकॉर्ड सेट कर रही है, पाकिस्तान को बॉलीवुड ललकार रही है। कहां हो तुम पाकिस्तान? वहीं हमारी सरकार ना चाइना का नाम ले रही है और ना बॉलीवुड को चाइना का नाम लेने दे रही है। मजाक नहीं कर रहा हूं। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान की आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गालवान में पहले सरकार ने गालवान का नाम हटवा दिया, तो पिक्चर का नाम बदलकर मातृभूमि बन गया। अब यह खबर आ रही है कि 2020 गालवान वैली क्लैशेस, जिसमें हमारे 20 जवान मारे गए थे, अब बोला जा रहा है मूवी में चाइना के बारे में भी आप बात नहीं कर सकते हो, चाइना का नाम नहीं ले सकते हो। न वहां कोई। अबे एडिटर, अभी तो पिक्चर बैन हो रही है, कल हमको भी बैन करवा दोगे, फिर मोमबत्ती जलाने के लिए भी कोई नहीं आएगा। लेकिन धुरंधर और सरेंडर के बीच में अगर आपको फासला समझना हो तो हमारा रवैया पाकिस्तान और हमारा रवैया चाइना की तरफ आप देख लीजिएगा। ये जो फासला धुरंधर और सरेंडर का है, खूब समझ में आ जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैटेलाइट फोटोज ने साफ दिखा दिया है कि कैसे हम पाकिस्तान के अंदर डीप स्ट्राइक्स कर पाए। उधर पाकिस्तान हमारे फाइटर्स पर हावी होने पर खुश हो रही है, लेकिन पाकिस्तान किस हद तक चाइना के वेपन्स को इंपोर्ट कर पाएगा? क्योंकि भारत का डिफेंस बजट पाकिस्तान से 8 गुना ज्यादा है और चाइना यह हथियार पाकिस्तान को कई शर्तों पर दे रहा है। तो अगर लंबे आर्म्स रेस की बात करें तो एक बात तो साफ है
कि जब हमारा AMCA या इंडिजिनस फिफ्थ जनरेशन फाइटर, ब्रह्मोस NG, आकाश NG, ये जो हाइपरसोनिक प्रोग्राम है हमारे जो स्पाई सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है, जब ये सब लॉन्च हो जाएगा तो फिर से हमारा एज पाकिस्तान के ऊपर आ जाएगा और पाकिस्तान इसे आसानी से रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और कर्जे से डील कर रहा है। लेकिन हां, जहां हमसे गलती हुई है वो ये है कि चाइना को और चाइना के मंसूबों को हमने नहीं समझा, और इसीलिए संदूर का जो असली फायदा उठाया है वो पाकिस्तान ने नहीं, और वो विजेता भारत भी है मैं नहीं कहूंगा। जिस तरीके से चाइना ने हथकंडे अपनाए हैं, जिस तरीके से हथियार सप्लाई किया है, जिस तरीके से आर्म्स मार्केट में अपनी एड बनाई है, उससे तो फायदा चाइना को ज्यादा मिला है। और यही डर्टी खेल चाइना अभी ईरान के साथ भी कर रहा है। ले अमेरिका के साथ लोहा ले रहा है, लेकिन बिना अपने आप को इन्वॉल्व किए, ईरान को बीच में लगाकर। सिंदूर के 1 साल के बाद हमें यह समझना होगा कि चाइना और पाकिस्तान अब एक बन चुके हैं, वो एक दुश्मन है, वो एक साथ काम कर रहे हैं, और हमें अपनी मिलिट्री अपने दम पर चाइना के टक्कर की बनानी होगी। नहीं तो ठीक है, कल से फिर से चाइना हम पर प्रेशर बनाता रहेगा। कल शक्सगाम वैली को बोल देगा हमारा है, परसों अरुणाचल बोल देगा हमारा है, और हर दिन यह जलालत बढ़ती रहेगी जब तक ना हम चाइना को वैसे ही जवाब देंगे जिससे वो समझता है, और वो है शक्ति से।